जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका स्वागत है। आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग शेयर करने के लिए इनवाइट करेंगे विवेक गुप्ता अंकल को। अंकल प्लीज आएं और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू मेरे को ये सेवा देने के लिए कि मैं अपना सत्संग शेयर कर सकूं। संगत जी, मैं गुरु जी से पहली बार 1998 में जुड़ा था और मेरे को वो साल इसलिए याद है क्योंकि उस साल मेरी सिस्टर की मैरिज हुई थी 98 दिसंबर में। और मैरिज से 2-3 महीने पहले हम गुरुजी के पास गए थे उनकी ब्लेसिंग लेने के लिए। जो मेरा ब्रदर इन लॉ है, उसके मेरी सिस्टर से मैरिज के लिए उनकी ब्लेसिंग लेने गए थे। सो दैट्स हाउ आई रिमेम्बर कि गुरुजी से मैं लास्ट फ्यू मंथ्स ऑफ 1998 में जुड़ा था और आज उनसे जुड़े हुए 27 इयर्स हो गए हैं। मेरी 27 इयर्स एनिवर्सरी है गुरुजी के साथ। मेरे फादर आर्मी में ब्रिगेडियर डॉक्टर, तो वो मेरे से पहले जुड़े थे और वो गुरुजी के पास जाने लगे थे। तो एक दिन उन्होंने मेरे से कहा कि गुरुजी के यहाँ चलना है। गुरुजी ने उन्हें दिन में बुलाया था एम्पायर स्टेट। ये बात होगी फरवरी 1999, शादी के 2-3 महीने बाद की। तो मैं भी थोड़ा सा स्पिरिचुअल हूँ, तो मैंने कहा हाँ डैड, मैं आपके साथ चलूंगा। और 99 फरवरी में हम गुरुजी के एम्पायर स्टेट वाले सुधा आंटी के जो विला है, छोटा मंदिर, वहां पे गए थे। और ये दिन की बात है। उस जमाने में भी सत्संग शाम को ही होते थे और दिन में गुरुजी केस टू केस बेसिस में संगत को बुलाते थे जैसा उनके ऑर्डर होते थे। तो डैडी को बुलाया था तो डैडी और मैं गए थे। तो गुरुजी छोटे मंदिर में बैठे हुए थे। मैं और डैडी गए और पहले डैड ने उनके पांव छुए, उसके बाद मैंने उनके पांव छुए। तो जब मैंने पांव छुए तो जैसे कि हम सब जानते हैं गुरुजी पंजाबी बोलते थे। तो मैं तो पंजाबी नहीं समझता हूँ, पर पंजाबी और हिंदी में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, तो आप समझ सकते हो। कोई अगर पंजाबी में भी बात करे तो उस बात को आप समझ सकते हो। तो जब मैंने उनके पांव छुए तो गुरुजी ने डैड से पूछा, ए मुंडा कौन दा, कि ये कौन लड़का है। तो डैडी ने बोला कि गुरुजी ये मेरा बेटा है। तो गुरुजी ने कहा, ब्रिगेडियर वैश द सन इन लॉ। तो मैंने कहा, अरे बाप रे, गुरुजी को कैसे मालूम कि मेरे फादर इन लॉ का नाम ब्रिगेडियर वैश है। तो आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ कभी गुरुजी से नहीं मिले थे। मेरे फादर इन लॉ कभी उनको गुरुजी के बारे में मालूम ही नहीं था, कभी उनसे उनके दर्शन ही नहीं हुए थे। तो गुरुजी को कैसे मालूम पड़ गया कि मेरे फादर इन लॉ का नाम क्या है। पर आज जब मैं इस बात को ध्यान देता हूं तो मेरे को कई पुरानी संगत याद आती है जो जिनका साथ ऐसा हो चुका है, जहां पे गुरुजी ने उनके बारे में बात की है जबकि वो पहली बार गुरुजी से दर्शन दे रहे थे और गुरुजी उनके बारे में सब जानते थे। पर उस समय ऑब्वियसली मैंने कहा हो सकता है कुछ पता नहीं किसी ने बोल दिया और कुछ हो गया, ऐसी बातें स्ट्राइक करती हैं, क्योंकि आप इसे उस समय तो मिरेकल नहीं समझते कि कैसे गुरुजी को ऐसा पता चल गया है। खैर, हमने गुरुजी का से बात की तो डैडी ने बताया कि डैड खुद डॉक्टर, जैसे मैंने बताया, आर्मी में ब्रिगेडियर। तो उनको स्किन की प्रॉब्लम थी, स्किन में रैशेस निकल आते थे और गर्मियों में ज़्यादा
तो ये बीमारी डैड को 10 साल से चली आ रही थी और 10 साल में कम से कम 10 महीने उनको खुजलाहट होती थी और रैशेज़ निकलना और वो यूनिफ़ॉर्म जब पहनते थे तो यूनिफ़ॉर्म उन रैशेज़ को टच करते थे तो और खुजली सा होता था तो उनको उनका धीरे नीचे नेचर जो एक काम रिलैक्स होता था, वो चिड़चिड़ापन हो गया। तो डैड ने गुरुजी को बताया कि गुरुजी ये मेरे साथ प्रॉब्लम है, ये रैशेज़ हो जाते हैं और इसका कोई मैंने होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेद सब कर दिया ट्रीटमेंट कुछ हो ही नहीं रहा। तो गुरुजी का तो बड़ा सिंपल ट्रीटमेंट है जैसे कि हम सब जानते हैं। गुरुजी ने कहा कि ठीक है अगली बार जब आओ तो एक तांबे का लोटा लेके आना, कॉपर वेसल। ठीक है। तो फरवरी में गए थे तो मार्च में शायद हम नेक्स्ट टाइम 1 महीने बाद गए होंगे। तो कॉपर वेसल के साथ गए, गुरुजी ने उस कॉपर वेसल को देखा और इंस्ट्रक्शंस बड़े सिंपल थे कि उस कॉपर वेसल में पानी भर के रात में बेड साइड टेबल पे रखना है और सुबह जब हो तो उसका आधा पानी आपने पी लेना है और आधा आपने नहाने में इस्तेमाल करना है। तो ये तो बड़ा सिंपल ट्रीटमेंट था गुरुजी का। तो अच्छा तो डैड ने वो ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। मैं एक इंजीनियर हूँ तो मैंने कहा इंजीनियरिंग में तो ये लॉजिक तो हुआ ही नहीं, इसमें तो कुछ खाने पीने को कुछ करने को है ही नहीं। एक कॉपर वेसल में पानी रख के उसको पीना है और उसको नहाने में इस्तेमाल करना है, ऐसा कैसा ट्रीटमेंट है ये। पर इतना तो मालूम था कि गुरुजी डिवाइन पावर है, ऐसा सुना है। तो भाई जब डिवाइन पावर के साथ हो तो फिर अपना दिमाग नहीं लगाना है, बस उसको देखते चलना है। तो मैंने कहा मैं भी देखता हूं कि क्या होता है। तो ये ट्रीटमेंट अप्रैल में शुरू हो गया था, मार्च में हम गए थे तो अप्रैल से डैडी ने शुरू कर दिया ये ट्रीटमेंट। मई जून हम सबको मालूम है कि दिल्ली में समर ज्यादा हो जाता है और कांग्रेस ग्रास के कारण एलर्जी वगैरह ज्यादा हो जाती है, तो डैडी के स्किन के रैशेस मई जून में और बढ़ गए। तो मैंने कहा अरे ये तो कॉपर वेसल से तो ट्रीटमेंट में रिलीफ मिलना चाहिए था, डैडी की तो प्रॉब्लम और बढ़ती जा रही है। मई जून जुलाई खूब बढ़ गई। अच्छा पर वो ट्रीटमेंट डैडी करते रहे। अगर मैं उसको सोचूं कि और कितने दिन उन्होंने ट्रीटमेंट किया होगा, मतलब अक्टूबर नवंबर ज्यादा से ज्यादा दिसंबर 1999 तक वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। वो दिसंबर 99 और आज हम फरवरी 2026, मतलब 25 साल से ज्यादा हो गए। वो बीमारी डैड भूल चुके हैं। उनको आज भी आप पूछो कि भाई उनको वो बोलते हैं, हाँ कभी होती थी, पता नहीं है कब लास्ट कब हुई थी, मेरे को तो ध्यान भी नहीं है, ऐसे बोलेंगे। जहां पे 10 साल में 10 महीने वो बीमार रहते थे, आज उस बाज को 25 साल में 25 दिन भी नहीं बीमार हो रहते। मतलब वो बीमारी उनके दिमाग में आती भी नहीं है। और 10 बीमारियां आई गई वो एक अलग बात है, पर वो बीमारी वापस पलट कर नहीं आई। तो जब मैंने अपने फादर का ये ट्रीटमेंट देखा तो मेरे को समझ में आ गया कि मैं किसी डिवाइन पावर से जुड़ गया हूं। और डिवाइन पावर के साथ जुड़ने के बाद मैंने अपने दिमाग को शांत किया कि भाई अब लॉजिक मत लगाना, ये क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। हम सबके दिमाग में बहुत वो कंफ्यूज करता है। मैं सबसे कहता हूं कि सबसे शैतान पोर्शन इंसान का जो होता है वो उसका वो दिमाग होता है, दिमाग उल्टा चलता है। और मैं अपने दिमाग को बोलता हूँ नहीं अब तुम्हारी बात मैं नहीं सुनूंगा, अब मैं एक डिवाइन पावर से जुड़ गया हूं, अब मैं उसकी ओर फोकस करूंगा। दिमाग में कुछ भी आता है मैं उसको साइड में कर देता हूँ। कभी कभी मैं
भटक भी जाता हूं, पर मैं पूरी कोशिश करता हूं दिमाग को कंट्रोल करके गुरुजी की ओर ही फोकस रखने का। क्योंकि मैंने ये देख लिया था कि ये देखो कैसे मेरे फादर का ट्रीटमेंट जो 10 साल में नहीं हुआ वो गुरुजी ने कैसे कुछ ही महीनों में कर दिया। संगत जी, जो भी ये सत्संग सुन रहे हैं आज, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा, आज आप ये सत्संग का मौका आपको अटेंड करके सुनने को जो मिला है, ये गुरुजी के ऑर्डर से ही आप आए हो। आप, हम सब चाहते हैं कि हम खूब सत्संग सुने, हम खूब अच्छे काम करें, पर कहीं ना कहीं हम नहीं कर पाते हैं। पर जहां गुरुजी का बुलावा आता है तो अपने आप रास्ते साफ हो जाते हैं और हम उस राह में चल देते हैं। इसका भी एक सत्संग है जो मैं अभी थोड़ी देर में सुनाऊंगा कि क्यों मैं बोल रहा हूं कि आज जो भी सत्संग सुनने आया है उसको गुरुजी की ब्लेसिंग है, तभी वो ये सत्संग सुन रहा है। इसका भी मैं एक केस सत्संग शेयर करूंगा। तो जब डैडी का ट्रीटमेंट शुरू होके खत्म हो गया तो डैडी ने कहा कि भाई, डैडी को भी विश्वास हो गया कि भाई गुरुजी तो महान आदमी पुरुष हैं जिन्होंने ऐसे देखो ठीक कर दिया, कॉपर वेसल पानी में, ना ना कोई मेहनत का काम, ना कोई ये टेस्ट वो टेस्ट, कुछ भी नहीं, सीधा सिंपल ट्रीटमेंट से ही सब ठीक हो गए। तो जब वो बात खत्म हो गई तो मेरे दिमाग में कभी कभी आता था, और गुरुजी मेरे को क्षमा करें उस ध्यान को जो आता था, कि तभी उस वक्त डैडी की एक ट्रीटमेंट चल रही थी एक होम्योपैथी डॉक्टर से, जो कि इंडिया का टॉप होम्योपैथिक डॉक्टर्स में से एक है। और वो डॉक्टर बहुत बड़े होम्योपैथी ग्रुप का हेड है, और उसकी ट्रीटमेंट से कहीं ना हुआ हो, क्योंकि वो लोग तो सफेद गोली देते हैं होम्योपैथी में। तो मैंने कहा कि भाई हो सकता है होम्योपैथी से ट्रीट हो गया हो, ये दिमाग में क्रॉस करता था। पर मेरे को मालूम था कि नहीं, डैडी तो 10 साल से एलोपैथी, आयुर्वेदी, होम्योपैथी, जर्मन मेडिसिन, ये वो दुनिया भर की सब बहुत कुछ किया उन्होंने, पर वो नहीं मिला था। पर फिर भी ये दिमाग में कभी कभी बात क्रॉस कर दी थी। तो एक एक दिन की बात है 2003 या 2004 में, क्योंकि 3-4 साल बाद की बात है डैडी के ठीक होने के। तो मैं गया था अंपायर स्टेट। तो गुरुजी गद्दी में नहीं बैठ के, कि जो एम्पायर स्टेट वाला, अगर जिसने भी छोटा मंदिर देखा है तो उसको किचन का जो दरबार है और जो गुरुजी का कमरा है उसके बीच में एक लॉफ्ट होती थी। तो गुरुजी उस लॉफ्ट के ऊपर बैठे हुए थे। तो अच्छा, मेरी आदत थी कि जब भी मैं मत्था टेकता था गुरुजी के पास जाते, मैं उनकी बॉडी को जरूर छूता था। कि मेरे को ये अंदर से ये फीलिंग आती थी कि उनको छू के जो भी अपनी जो बॉडी है उसको क्लीनिंग अप कर दिया है मैंने, दिमाग बॉडी सब क्लीन कर दूंगा अगर मैं उनको छू लूंगा। तो मेरे में ये अंदर ये भावना आती थी। तो गुरुजी किसी एक संगत से बात कर रहे थे, तो मैंने जब उनको छुआ तो वो डिस्ट्रैक्ट हो गए, क्योंकि उनका अटेंशन डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि वो किसी से बात कर रहे हैं और आप उनको छू दो तो फिर वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो गुरुजी ने मेरी ओर देखा, और संगत में जो सब संगत में बैठे हुए थे लोगों, उन सब संगत के सामने बोला, ए मुंडा कंफ्यूज था। तो मैंने कहा अरे बाप रे। जो मेरे को समझ में आया कि वो कह रहे हैं कि ये लड़का कंफ्यूज बॉय, ये दिस पर्सन इज अ कंफ्यूज कैरेक्टर। तो मेरे को बड़ा एम्बेरेसिंग लगा, मेरे को शर्म आ रही, मैंने अपना सिर झुकाया। क्या बोलोगे आप गुरुजी से? तो मैं तो चुपचाप सिर झुका के आया, वापस संगत के बीच में बैठ गया, और मैंने आंख बंद करके मंत्र जाप शुरू, उस मंत्र जाप नहीं मतलब भगवान पे फोकस करना जरूर कर दिया। उस समय मंत्र जाप तो था नहीं, तो क्योंकि भगवान ही जब सामने बैठे हुए हैं तो आपको मंत्र जाप करने की क्या जरूरत है, आप तो भगवान पे ही फोकस करो।
तो मैं गुरुजी पे फोकस करने लग गया आंख बंद करके। 10-15 मिनट के बाद मैंने हिम्मत की आंख खोलने की, क्योंकि गुरुजी ने तो ऐसा बोल दिया था। तो मैंने आंखें खोली, गुरुजी की ओर देखा, मैंने बोला क्षमा करें गुरुजी अगर मेरे से कुछ गलती हो गई है। और फिर उसके बाद मैंने हिम्मत करके आसपास देखा तो मेरे बगल में वो होम्योपैथी डॉक्टर बैठा हुआ है, जो जिसको मैं कभी सोचता था वो 1% या जो भी छोटा सा एक वो जो थॉट आता था कि कहीं उसने ट्रीट किया हो, वो मेरे बगल में बैठा हुआ है। मैंने कहा लो, मैं ये सोच रहा था कि शायद कभी मतलब एक छोटा सा जो ख्याल आता था कि उसने ट्रीटमेंट की है, वो खुद अपना ट्रीटमेंट गुरुजी से करा रहा है, वो खुद वहां पे बैठा हुआ है मेरे बगल में। उस दिन के बाद वो छोटा मोटा भी ख्याल खत्म हो गया और गुरुजी ने ये मेरे को ये ब्लेसिंग दे दी दिखाने की कि अपना दिमाग को क्लियर रखो, कि अब आप डिवाइन पावर से जुड़ गए हो। और मेरे उन्होंने वो सोच विचार जो इधर उधर भटकते थे, अब वो कुछ भी भटकने की जरूरत ही नहीं है, अब उसको एकदम फोकस करके गुरुजी पे ध्यान दो। ये बात है 2003-2004 की। अच्छा, डैड सम 2000 में डैड रिटायर हो गए आर्मी से, और फिर वो नोएडा आ गए। अब नोएडा से एम्पायर स्टेट जाने में डैड ने कहा कि भाई थोड़ा सा मेरे को अब टाइम लगता है। मैं मतलब कि वो उनकी फ्रीक्वेंसी गुरुजी के मंदिर में जाने की 2000 में कम हो गई, 2001 में और कम हो गई। जो मेरे को ध्यान है संगत जी कि डैडी हो सकता है लास्ट 2002 तक गए हो सकता है 2001 में ही हो गया हो, पर मैक्सिमम 2002 तक गए होंगे, उसके बाद तो पक्का नहीं गए। अच्छा, मैं तो मैं तो आता रहता था, गुरुजी की ब्लेसिंग लेता रहता था। पर जब भी मैं आता था मैं डैडी से पूछता था, डैडी आप चलना चाहेंगे गुरुजी के मंदिर में, आज जा रहा हूँ। उस जमाने में भी जैसे कि हमें मालूम है थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 4 दिन होते थे सत्संग, शाम को 7 बजे। तो मैं डैडी से पूछता था डैडी चलोगे आप, तो डैडी कहते थे मैं बताऊंगा। और वो बताऊंगा में वो कभी बताते नहीं थे, तो इनडायरेक्टली वो नहीं आते थे। अच्छा, मैं मेरा में ये था कि भाई एक तो डैडी चलेंगे तो मेरे को थोड़ा अच्छा लगेगा, साथ में कंपनी होगी गुरुजी के यहाँ जाने में, और ऊपर से गुरुजी और डैडी का एक इक्वेशन जो था वो बहुत अच्छा इक्वेशन था जो मैंने देखा। तो मैंने कहा कि अगर डैडी साथ चलेंगे तो गुरुजी डैडी पे फोकस करेंगे, और डैडी पे फोकस करेंगे तो मेरे पे भी फोकस होगा। तो मेरे को अंदर से ये लालच था, या मतलब मेरे को ये डिजायर थी कि डैडी चले तो मेरे को भी स्पेशल ब्लेसिंग मिलेगी। ये मेरे अंदर की वो भावना थी। पर हम सबको मालूम है गुरुजी ऐसा कुछ नहीं है, उनका सबके साथ अलग अलग डायरेक्ट कनेक्शन है, किसी के कोई मीडियम के थ्रू कनेक्शन नहीं होता है, वो डायरेक्ट कनेक्शन होता है हर इंसान के साथ उनका। पर तब इतनी अकल नहीं थी, तब तो यही सोचते थे कि भाई डैडी हैं तो फिर डैडी के साथ और स्पेशल मिल जाएगा। पर डैडी नहीं आते थे 2003-4, मतलब चलते गया, डैडी कभी आए नहीं। एक दिन अचानक कुछ सालों बाद डैडी घर में मंदिर में गुरुजी का एक स्वरूप था। गुरुजी उस जमाने में छोटा स्वरूप पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होती थी गुरुजी की स्वरूप के फॉर्म में, और वो लेमिनेटेड होती थी, प्लास्टिक से लेमिनेशन होता था दोनों तरफ का। तो उस टाइप की वो स्वरूप सब संगत को देते थे। तो वो उस टाइप का एक स्वरूप घर के मंदिर में था। तो डैडी ने कहा पूजा करके कि मेरे को बुलाया और बोला कि देखो गुरुजी का जो स्वरूप है मंदिर में आज बहुत चमक रहा है। उन्हें लगा कि पूजा के वक्त वो स्वरूप बड़ा ही शाइनिंग कर रहा है, और मेरे डैड को जब मैं देख रहा था, जब वो मेरे को ये बात बता रहे थे, जैसे उनकी आंखें चकाचौंध हो गई।
तो मैंने देखा डैड के अंदर एक बड़ी खुशी की भावना थी उस दिन। और डैडी ने कहा मेरे को तो मंदिर जाना है गुरुजी के दर्शन करने। तो मैं तो बड़ा खुश हो गया कि चलो मेरी इच्छा पूरी हो गई। इतने सालों से मैं बोलते आया, पर आज तो डैड खुद बोल रहे हैं, मेरे बोलने पे नहीं बोल रहे हैं, अपने आप बोल रहे हैं। तो मैं तो बहुत खुश हो गया। तो फिर मैंने कहा डैड आज जो है ट्यूसडे है, क्योंकि मेरे को याद है उस दिन हनुमान जी का डैडी फास्ट रखते थे, तो ट्यूसडे था वो। तो मैंने कहा आज तो मंदिर बंद रहता है, इस वीकेंड चलेंगे। तो उस वीकेंड शायद तो सैटरडे या संडे, इनमें से एक दिन मैं और डैड अंपायर स्टेट गए थे और गुरुजी के पास मत्था टेका और सत्संग में पार्टिसिपेट किया, प्रसाद खाया, लंगर प्रसाद किया, गुरुजी की ब्लेसिंग दी और वापस घर आ गए। संगत जी, उसके 4 या 5 दिन बाद, इट वॉज 31 मई 2007, जिस दिन गुरुजी की महासमाधि का दिन है। इसका मतलब मैं बता रहा हूं कि मैं और डैड गए थे 26 या 27 मई 2007 को। इसका मतलब कि 2002 से डैड नहीं गए हैं, 2003, 2004, 2005, 2006 को, इन सालों में कभी डैड नहीं गए। सीधे गए तो कब गए? 26-27 मई 2007 को। और अगर उस वीकेंड नहीं जाते तो गुरुजी ने तो महासमाधि ले ली थी 31 मई को। तो आप समझ लीजिए कि क्या ये कोइंसिडेंस है कि इतने सालों बाद एक संगत जा रहा है, उसको पता नहीं मंदिर में स्वरूप ऐसे चमकते हुए दिखा और वो संगत गया। आप ये कह सकते हैं मैं तो जाता रहता था, तो मैं भी चले गया तो कौन सी बड़ी बात है। पर मेरे फादर तो नहीं जाते थे, मैं तो खुद ही कह रहा हूं कि वो नहीं जाते थे। और उसी वीकेंड गए, उसी वीकेंड उनको तड़प आई कि मेरे को जाना है। इसका मतलब गुरुजी ने उन्हें बुलाया था। उस वीकेंड गुरुजी ने उन्हें बुलाया था। तो जब गुरुजी बुलाते हैं तभी हम उनके वहां ब्लेसिंग के लिए जाते हैं। तो वही मैं ये कहना चाहता हूं कि आज के सत्संग में जो भी अटेंड कर रहा है, सुन रहा है, ये गुरुजी की इच्छा से ही आप सुन रहे हो। नहीं तो हमारे पास 10 काम होते हैं, 10 रीजन होते हैं हम सत्संग नहीं अटेंड कर सकते। पर आज अगर अटेंड कर रहे हो, गुरुजी ने रास्ता साफ किया है और आपको सत्संग में अटेंड करने का मौका दिया है। ये गुरुजी की इच्छा से ही होता है। तो ये हुआ 2007 की बात। 31 मई 2007 को मैं बड़े मंदिर में था। जब हमें पता चला गुरुजी का के बारे में, तो हम सब की गाड़ियां ऑफिस ना जाके बड़े मंदिर की तरफ मुड़ गई और मैं भी बड़े मंदिर पहुंचा। बड़ा मंदिर तब पूरा कंस्ट्रक्टेड नहीं था। तब भी जैसे मैंने बताया कि सत्संग जो 26-27 वाला मई का सत्संग था, वो गुरुजी का एम्पायर स्टेट में था, बड़े मंदिर में नहीं था। बड़े मंदिर में होते थे सत्संग, जो गुरुजी की मर्जी होती थी उस दिन वहां होते थे। पर 26-27 मई को भी जो सत्संग हुए थे वो एम्पायर स्टेट में हुए थे। जब हमने देखा कि भाई 31 मई को जो हुआ, हम सब कंफ्यूज्ड, हम सब में एंजाइटी, हम सबको ये समझ में नहीं आ रहा कि अब आगे चल के क्या होगा। क्योंकि गुरुजी तो ऐसा कोई वो था नहीं कि वो गद्दी में अब कोई नए गुरु आएंगे, इस टाइप का तो है नहीं। उन्हें तो हम डिवाइन पावर मानते थे। ऐसा कभी और गुरुजी ने कहा ही नहीं कि मेरे बाद ये है या वो है। और गुरुजी वॉज टू यंग,
हम सबको मालूम है वो तो 50s में थे, तो हमने तो किसी ने एंटिसिपेट ही नहीं किया था कि गुरुजी को हम इतनी जल्दी हमारी लाइफ से मतलब कि फिजिकल फॉर्म में नहीं होंगे। तो देयर वाज लॉट ऑफ एंजाइटी, अब क्या होगा, हम अब ये मंदिर कैसे चलेगा, मंदिर में क्या होगा, अरे गुरुजी तो है नहीं, तो फिर अब मंदिर में आके तो गुरुजी के को तो हम देख ही नहीं पाएंगे, कैसे होगा। वी ऑल वर थॉरोली कंफ्यूज्ड। सब पूरी संगत जो उस जमाने की थी सब कंफ्यूज्ड, सबको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा। और हम सबको कुछ ना कुछ ये इस टाइप के मिरेकल्स की घटनाएं हो चुकी थी, तो हमें मालूम था कि भाई गुरुजी डिवाइन पावर है, हम सबकी की रक्षा कर रहे हैं। तो अब वो जो पर्सन हमें जो हमारी जो रक्षा कर रहा है वो अब हमें नहीं दिख रहे, तो हम लोग बहुत कंफ्यूज थे। पर ये देखिए, वो 2007 और आज 2026, उस बात को इस 31 मई में 19 साल हो जाएंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ा है। फिजिकली गुरुजी नहीं है, पर ही इज अराउंड अस। वो हम सबका ध्यान रख रहे हैं। उस जमाने में जहां 1000 2000 संगत थी, या ज्यादा भी होगी 10,000 होगी 20,000 होगी, पर आज तो 20 लाख से भी ज्यादा है। उस जमाने में बड़े मंदिर में अगर कोई मेजर ओकेशन पे जब सत्संग होते थे तो 5,000 लोग आ गए, और हम कहते थे अरे आज तो 5,000 लोग आए बड़े मंदिर में, बहुत बड़ी संगत आई है, बहुत संगत आई है। आज तो 5,000 तो प्रॉब्ली आधे घंटे में ही बड़े मंदिर में मत्था टेक लेती है, पूरे दिन में तो लाखों में आते हैं। अब मैं डैड की एक और हेल्थ की प्रॉब्लम बताता हूं, 2019 की, जो आज से 6 7 साल पुरानी है। मैं गुरुजी की ब्लेसिंग से मैं दुबई चले गया था, मैं 6 साल दुबई में रहा था और वापस इंडिया आता रहता था। वहां दुबई से हर महीने मेरा ये था कि एक महीने में एक बार इंडिया जाना है। तो मैं 2019 में, मेरे को याद है, जब मैं इंडिया आया वीकेंड में, तो मैंने ड्राइवर से पूछा कि भाई साहब कहाँ हैं, तो बोले साहब अभी आर्मी हॉस्पिटल गए, तो घर पे नहीं है। तो खैर मम्मी तो थी, वाइफ बच्चे सबसे मिल रहा था मैं। तो दोपहर में जब डैडी वापस आर्मी हॉस्पिटल से आए तो मैंने पूछा क्या हो गया, तो उन्होंने बताया कि अपने डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गए थे और उनकी आंखों में उनको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने बोला कि मेरे को ना 5 फीट 6 फीट के से ज्यादा दिख नहीं रहा है। तो मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने बोला कि वो जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है आर्मी हॉस्पिटल में, वो उनका ट्रीटमेंट कर रहा है। तो ये दोपहर में लंच के बाद 2 3 बजे की बात होगी। शाम को 6 7 बजे तक डैडी की आई का विजन और डिटोरिएट हो गया। तो उन्होंने कहा भाई मेरा तो विजन और भी खराब होते जा रहा है। तो मैंने कहा फिर, तो डैडी ने वो ब्रिगेडियर को फोन किया। तो वो डॉक्टर ने बोला कि सर कल तो बंद है, कल सैटरडे है, सैटरडे को मेरा ओपीडी नहीं है, मंडे को फर्स्ट थिंग आप आ जाना, मंडे को मैं आपको एकदम फर्स्ट ट्रीटमेंट आप ही का करूंगा। तो डैडी ने कहा ठीक है। पर डैड की बेचैनी बता रही थी कि उनसे रहा नहीं जा रहा है। तो स्टैंडर्ड एज अ सन मैंने इधर उधर फोन वोन करने शुरू किए। तो मेरे एक क्लोज फ्रेंड की वाइफ जो है वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, अच्छी फेमस आई स्पेशलिस्ट है, और दिल्ली में एक अच्छा आई का क्लिनिक का चेन है, उसमें वो काम करती है। तो मैंने उससे बात किया और उसने कहा अंकल को ले आओ कल, सैटरडे वो क्लिनिक ओपन थी, तो ले आओ मैं देख लेती हूँ। तो मैं और डैड उसकी क्लिनिक में गए। उसने देखा, उसने कुछ स्कैन वैन किया, अपने कलीग के साथ बात भी की, और वो पता चला कि आई में एक छोटा सा गैप हो गया है। तो वो गैप को एक छोटा प्रोसीजर करके वो गैप को क्लोज कर देंगे तो विजन ठीक हो जाएगी।
तो ठीक है, सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है कि अच्छा आई का विजन है और उसको थोड़ा सा ऐसे ट्रीटमेंट करना है, ट्रीटमेंट करने से वो विजन ठीक हो जाएगी और उससे सब हो जाएगा। पर जो पेशेंट होता है उसको लगता है प्रोसीजर करेंगे, वो प्रोसीजर में कहीं कुछ उल्टा हो गया तो पता चला विजन पूरा ही चले गया। तो ख्याल में तो सब उल्टी बातें ही आती हैं, ठीक बात तो आती ही नहीं है। और होता भी है कि कई बार गलत हो जाता है काम, ठीक कराने जाओ और उल्टा ऐसा हो जाता है कि परमानेंट डैमेज हो जाता है। तो डैड की एंजाइटी बढ़ती जा रही थी। तो मैंने डैड से कहा कि डैड वो देखो, आपके जहां पे आप सिरहाना रखते हो सोते वक्त, वहां से आपको गुरुजी का वो स्वरूप दिख रहा है। गुरुजी ने एक A4 साइज के पेज का एक स्वरूप मेरे को अपने हाथ से दिया था। तो मैंने कहा ये देखो, ये खजाना है, ये खजाना जो गुरुजी ने खुद अपने हाथ से दिया हुआ है वो आपको दिख रहा है। आप उस पे फोकस करो और उनका मंत्र जाप करो और इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व कर दी है तो ये भी सॉल्व कर देंगे। पर बोलना आसान है, फॉलो करना डिफिकल्ट है। मेरे को दिख रहा था डैडी उस पर फोकस भी करते थे, पर फिर उनको फिर लगता था पता नहीं क्या होगा। खैर, उन्होंने कहा एक सेकंड ओपिनियन लिया जाए। तो मेरे छोटा भाई डॉक्टर है, तो उसकी एक फ्रेंड एक बहुत बड़े हॉस्पिटल है दिल्ली में, उसमें ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है। तो उसने उसको फोन किया तो उसने कहा अंकल को ले आओ। तो डैडी उसके पास गए। उसने भी उसका आंखों का स्कैन वैन करके बोला कि अंकल आपके यहाँ एक गैप है, वो प्रोसीजर करना होगा और गैप बंद हो जाएगा। बस इतना सा सिंपल छोटा सा प्रोसीजर है वो। पर डैड फिर वही टेंशन में आ गए। तो मैंने कहा डैड आप फिर से, मैंने तो वही रिपीट करना था क्योंकि मैंने तो देख लिया था कि डैड और गुरुजी का तो एक स्पेशल इक्वेशन है। मैंने कहा आप उन पे फोकस करो और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। खैर, वो जो हॉस्पिटल वाली डॉक्टर थी उसने कहा कि अंकल ऐसा करिए, आप 4-5 हफ्ते बाद आइए तो तब मैं प्रोसीजर कर दूंगा, तब तक आपकी आई थोड़ा सा जो इन्फ्लेमेशन हो गया वो हट जाएगा और मैं तब प्रोसीजर कर पाऊंगी। अब डैड 4-5 हफ्ते बाद गए उसके पास। उसने एक रिपीट स्कैन किया और रिपीट स्कैन करने के बाद बोली अंकल ऐसा है कि आपका जो गैप था जितना था उससे अब आधा रह गया है। तो ऐसा करते हैं 4-5 हफ्ते का और टाइम देते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो डैडी वापस घर आ गए, प्रोसीजर नहीं हुआ। अब 4-5 हफ्ते बाद फिर डैड गए। तो बोलिए अंकल ऐसा है कि जो आपका गैप था उसका अब 10% रह गया है, 90% अपने आप ठीक हो गया है। तो ये तो उसने कहा कि अंकल मैंने आज तक लाखों केस देखे हैं, आप 80 इयर्स ओल्ड है, आपके एज में तो मैंने सेल्फ इंप्रूवमेंट तो इस टाइप का देखा ही नहीं आज तक। लाखों में कोई केस हो तो अलग बात है, ये तो आपका तो बहुत ही यूनिक केस है। और वो दिन 2019 और आज 2026 है, वो प्रॉब्लम रिकर नहीं की। अब संगत जी आप सब जानते हैं कि ये चीज कोई ऑर्डिनरी नहीं है। ये चीज, ये ट्रीटमेंट जो है वो गुरुजी की ब्लेसिंग से ही हुआ है। जहां 80 प्लस एज में आपका सेल्फ हीलिंग होना आंखों में और ऐसा ट्रीटमेंट होना जहां कोई प्रोसीजर नहीं, कोई डॉक्टर ने कोई उस पर कुछ एक्शन नहीं लिया है और अपने आप ठीक हो गया है, और वो खुद फेमस डॉक्टर है और वो कह रही है कि भाई ऐसा हो गया है, तो फिर तो ये चमत्कार तो सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं। तो संगत जी मैं आपसे यही शेयर करना चाहता हूं कि चाहे वो गुरुजी पहले ह्यूमन फॉर्म में थे तब उन्होंने ट्रीटमेंट किया, और 2019 में महासमाधि के बाद भी, और ये तो एज रिसेंट एज 6-7 साल पहले की बात है, वो वाला ट्रीटमेंट, गुरुजी हमारे साथ ही हैं और हम सबका ध्यान रख रहे हैं। ये 2 सत्संग जो मैंने आपको
पहले जब वो ह्यूमन फॉर्म में थे, और दूसरा महासमाधि के बाद। दोनों का शेयरिंग का यही रीजन है कि गुरुजी इज डिवाइन पावर। वो हमारे साथ हैं, वो हमारा ध्यान रख रहे हैं। पहले हमारी, ऑब्वियसली हम सब की इच्छा होती है हम उन्हें ह्यूमन फॉर्म में देख लें। वो तड़प मेरे में भी आज भी आती है, काश वो ह्यूमन फॉर्म में होते तो मैं उन्हें लपेट लेता, उनके पांव को जकड़ लेता। मतलब वो अंदर से इच्छा आती है। पर कोई बात नहीं, वो आज भी हमारे साथ है। अब मैंने अभी तक 3 सत्संग शेयर कर लिए हैं। 2 हेल्थ रिलेटेड, जहां मेरे फादर का पहला हुआ था हेल्थ ट्रीटमेंट। सेकेंड, उनके गुरुजी के महासमाधि के बाद का हेल्थ ट्रीटमेंट। और तीसरा सत्संग कि कैसे कोई भी संगत अगर कोई सत्संग या किसी गुरुजी के मंदिर वंदिर जाती है, वो तभी संभव हो पाता है जब गुरुजी उसको बुलाते हैं। तो ये मैंने 3 सत्संग शेयर कर लिए हैं। अब मैं चौथा सत्संग शेयर करता हूं अपने बारे में। मैं फौज में था, और फौज मैंने करीबन आज से 20 साल पहले छोड़ दी। और उसके बाद मैं गुरुजी की ब्लेसिंग से, और मैंने काफी टॉप कंपनियों में काम किया है, इंडिया में और दुबई में। चाहे वो डिलॉयट है, आईबीएम है, फिडेलिटी है, मतलब ये सब टॉप कंपनियों में मैंने काम किया है। दुबई में भी 2 कंपनियों में काम किया, टॉप कंपनियां, टॉप पोजीशन। और आज भी मैं बड़ी एक टॉप कंपनी में टॉप पोजीशन में काम कर रहा हूँ। ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग से। तो एक बार मेरे को याद है कि जब मैं दुबई जाना चाहता था, मतलब मैं इंडिया, एक मेरे में अंदर एक ये इच्छा होती थी कि गुरुजी मेरे को ना बाहर जाना है, फॉरेन जाना है। हम सब में जो भी सर्विस कर रहा होता है, हम सब में कभी कभी ये इच्छा आती है कि यार फॉरेन में भी थोड़ा सा चक्कर काट के और देखो क्या है, दूसरा कल्चर, दूसरा देश। तो ये इच्छा मेरे में भी आती थी। पर मैं, मतलब ऐसे नहीं था कि मैं इसके लिए हाथ पांव मार रहा हूँ, इधर उधर जा रहा हूँ, कोई कंपनियों में बात कर रहा हूँ कि मेरे को फॉरेन जाना है, फॉरेन जाना है। इस टाइप की तड़प भी नहीं थी। पर वो एक अंदर से एक इच्छा आती थी, मेरी विश लिस्ट में था वो। एक एक करके गुरुजी ने मेरी सब विशेष पूरी कर दी थी। ये एक विश लिस्ट में ये एक इच्छा रह गई थी। तो मेरे को याद है कि मेरा अप्राइजल हुआ। जैसे कि हमें मालूम है, कंपनी में काम करते हो, हर साल वो चेक करते हैं कि आपने कैसा परफॉर्म किया है। तो मेरा बॉस कहता है कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, आपको जितना बोनस है आपको उससे ज्यादा बोनस हम देंगे, आपको हम टॉप रेटिंग देंगे, अच्छी इंक्रीमेंट देंगे, सैलरी बढ़ाएंगे, और आपको हम स्टॉक ऑप्शन भी देंगे, शेयर्स, कंपनी के शेयर्स भी देंगे। और हम सबको मालूम है जो इस टाइप की चीजों, मतलब कि बहुत बड़ा पैकेज हो जाता है। तो मैं तो बहुत ही खुश हो गया। मैंने कहा गुरुजी तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, अब तो ये तो मेरी रिटायरमेंट कंपनी है, मैं यहीं से रिटायर करूंगा। ऐसे सोच मैं मेरे को सोचने लगा। ये बात होगी जनवरी के पहले और 15 की तारीख के बीच में, क्योंकि 1 जनवरी के बाद वो 1 जनवरी को अप्राइजल का टाइम खत्म हो जाता है परफॉर्मेंस का, और उसके बाद कंपनियां आपको बताती हैं कि आपका परफॉर्मेंस कैसा था। तो मैं बहुत खुश हो गया। 1 हफ्ते या 10 दिन बाद की बात है, एक मीटिंग होती है ऑफिस में, और जहां पे बाहर के लोग भी बैठे होते हैं। और मेरा बॉस पता नहीं किस बात में गुस्सा हो गया मेरे से, और उन सब के सामने मेरे को उसने डांटने लग गया। और छोटी सी बात थी, पता नहीं क्यों इतना वो गुस्से में हो गया, मेरे को समझ में नहीं आया। तो मैं भी अपसेट हो गया कि यार ठीक है, डांटो, आपका राइट है, आप बॉस हो, पर दूसरे के सामने डांट रहे हो तो थोड़ा सा इज्जत की बात भी हो जाती है। खैर, बॉस तो बॉस है, आप कुछ कर नहीं सकते हो। उसके हफ्ते या 10 दिन बाद
फिर से एक मीटिंग थी जहां पे मेरे जूनियर्स, मेरी टीम में 25-30 लोग थे, तो उन सबके सामने बॉस ने फिर मेरे को डांट लगा दिया। अब ये सेकंड टाइम हो गया, एक ही हफ्ते के अंदर 2 बार हो गया। तो मेरे को समझ में नहीं आया कि बॉस ऐसा क्यों कर रहे हैं। दूसरी बार हो गया, अब मैं वापस घर आया, मैं भी बहुत ही अपसेट था, कंफ्यूज था, एंग्री था कि क्या हो रहा है, क्यों ऐसा कर रहे हैं। बाहर वालों के सामने मेरी इज्जत डाउन हो गई, मेरी टीम के सामने मेरी इज्जत डाउन हो गई, मेरे को बहुत ही डिस्टर्ब था, बहुत ही अपसेट था। मेरी वाइफ ने मेरे को कंट्रोल करने की कोशिश की कि नहीं नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसको इतना वो मत समझो, आपको मालूम है बॉस ऐसे ही होते हैं, थोड़ा बहुत कभी कभी कहीं का गुस्सा कहीं और निकाल देते हैं। खैर मेरे से रहा नहीं गया। अब उसके 4-5 दिन बाद एक फोन आता है कि साहब ऐसा है, दुबई में एक नौकरी है, आप उसमें ट्राई करना चाहेंगे। मैंने कहा हाँ वहां मैं ट्राई करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं अपसेट था और फॉरेन की थोड़ी इच्छा तो कभी कभी आती थी। तो मैंने कहा कि हाँ। अच्छा, पहला इंटरव्यू फर्स्ट वीक ऑफ मतलब फरवरी में हुआ। उसमें वो जिसने इंटरव्यू लिया वो खुश हो गया, उसने कहा कि अब मैं सेकंड इंटरव्यू कराता हूँ। तो 15 फरवरी या 20 फरवरी को उसने सेकंड इंटरव्यू करा दिया, वो भी अच्छा हो गया। तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था। तो मेरी वाइफ कहती है कि क्या तुम जाना चाहते हो, तुम तो अच्छे सेट हो, तुम तो यहाँ पे इतना अच्छा कर रहे हो, तुमने तो कहा था यहाँ से तो ये तो रिटायरमेंट कंपनी है, यहाँ ये कंपनी कभी छोड़ोगे नहीं। मैंने कहा भाई देखो, मैं तो गुरुजी का फॉलोअर हूँ, आप तो जानती हैं। अब अगर गुरुजी ये सब करा रहे हैं तो फिर वो ये तो उनकी इच्छा है। अगर कुछ नहीं होना होगा तो वो भी वही कराएंगे, अगर होना होगा तो वो भी वही करा रहे हैं। मैं तो उस कंपनी के पास गया नहीं, मैंने तो उनसे बोला नहीं कि भाई मेरे को आप नौकरी चाहिए, ये चाहिए, वो तो अपने आप वो खुद मेरे पास आए। तो इसलिए मैंने कहा कि ठीक, वो चलने दीजिए। उसके बाद फिर मैं दुबई गया, वहां के उस कंपनी के सीईओ से मिला और उसने उसी वक्त ऑफर लेटर दे दिया। मैं वापस आया, रेजिग्नेशन डाला और जून में दुबई चले गया। कहाँ तो जनवरी में मैं ये सोच रहा था ये रिटायरमेंट कंपनी है, कहाँ तो जून तक मैं एक नई कंपनी ज्वाइन भी कर ली। मतलब कि 1 महीने में इंटरव्यू भी दे दिया, मार्च में रेजिग्नेशन भी डाल दिया और जून में वहां ज्वाइन भी कर लिया। इस टाइप का, और बहुत बड़ी कंपनी, बहुत अच्छा रोल, बहुत अच्छा सब कुछ, और दुबई जैसी मतलब जो 3 घंटे दूर इंडिया से, ऐसी लोकेशन में भेज दिया गुरुजी ने। हम सबको मालूम है संगत, ये सब चीजें गुरुजी के ब्लेसिंग से ही होती है। जो हो रहा है वो सब गुरुजी ही कर रहे हैं। तो आप सबसे मैंने 2 हेल्थ रिलेटेड अपने फादर के सत्संग शेयर किए, जहां एक था जब गुरुजी ह्यूमन फॉर्म में थे, दूसरा जब उन्होंने महासमाधि ले ली थी, गुरुजी कैसे अपने द्वार में संगत को बुलाते हैं, वो तीसरा सत्संग, और चौथा कि कैसे आपकी एक विश लिस्ट होती है जहां पे आप कुछ अ, चाहते हो। और जैसे मैंने अपने पर्सनल करियर पर्सपेक्टिव से, जॉब पर्सपेक्टिव से बोला, मैंने वो भी शेयर किया। ये सब चीजें बड़ी सिंपल लगती हैं, पर हम सबको मालूम है कि ये ऑर्डिनरी चीजें नहीं है, ये ऑर्डिनरी नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें हैं, ये डिफरेंट चीजें हैं। ये चीजों के पीछे कोई डिवाइन पावर की सपोर्ट से ही ऐसी चीजें हो सकती है। संगत जी, मेरे पास इतने सारे सत्संग हैं, क्योंकि हर समय, जैसे मैंने बताया, 27 साल की जर्नी है। 27 साल की जर्नी में अपने आप को मैंने गुरुजी पे फोकस रखा है, तो फिर तो ऑब्वियसली ब्लेसिंग तो मिलती रहनी है। आज के लिए मैं सत्संग यहीं पे समाप्त करने चाहूंगा। जाने से पहले एक चीज जब मेरे से कोई संगत पूछती है
कि आप क्या हमें कुछ शेयर करना चाहेंगे लास्ट में जाने से पहले। तो मैं वो लास्ट में आप सबसे जाने से पहले ये शेयर करना चाहूंगा कि जब मैं फोकस करता हूं गुरुजी पे, तो मैं अपने आप को याद दिलाता हूं जो मैंने 27 साल में सीख चुका हूं। 3 चीजें। पहली चीज, डिवाइन पावर है। वो डिवाइन पावर हम उन्हें किस तरीके से देखना चाहें वो माने नहीं रखता। कुछ लोग एक्स फॉर्म में देखते हैं, कोई वाई फॉर्म में देखता है, कोई जेड फॉर्म में देखता है, अलग अलग तरीके से देखता है, पर वो डिवाइन पावर है। नंबर 1। नंबर 2, अगर वो डिवाइन पावर है जो हम सब ये सत्संग सुन रहे हैं, तो फिर हमें फोकस करना है कि अपने कर्म को ठीक रखें। क्योंकि वो डिवाइन पावर आप और सबसे तो आंख मिचौली कर सकते हो, पर डिवाइन पावर से तो नहीं कर सकते। तो उस सेकेंड चीज है कि डिवाइन पावर पे फोकस रखना है, कर्म को अपने ठीक रखना है, क्योंकि डिवाइन पावर तो देख ही रहे। और फिर हम जैसे जब हम कहते हैं कि भाई डेस्टिनी डेस्टिनी भाग्य, भाग्य एक है तो आप पैदा होके भाग्य लेके आए, दूसरा अपने कर्म के कारण भाग्य। तो कर्म अगर आपके गलत हैं तो भाग्य भी गलत ही होगा, कर्म अच्छे हैं तो भाग्य अच्छा होगा। अगर भगवान है और कर्म अच्छे हैं तो आपका भाग्य अच्छा होगा। अगर भगवान है और कर्म गलत हैं तो आपका भाग्य गलत होगा। इस चीज को मैं जब आप लोगों से शेयर कर रहा हूं, मैं अपने आप से पहले अपने आप को याद दिला रहा हूं कि मैं हर समय अपने आप से ये बात करता हूं कि मैं कोशिश करता हूं अपने आप को कि सही रास्ते पे चलूं। ऐसा नहीं कि मैं हर समय सक्सेसफुल होता हूं, पर मैं कोशिश ये करता हूं कि मैं इसी राह पे चलूं, कहीं ना ही भटकूं, और कोशिश पूरा दम लगा के रखता हूं कि वो हो। इसके अलावा एक लास्ट चीज और मैं शेयर करना चाहूंगा। हमने देखा है कि हर जगह सो कई संगत मेरे से पूछती है तो अब आप भगवान गुरु जी से क्या मांगते हो। सब लोग कहते हैं मांगो नहीं मन्नो। तो मैंने कहा कि मैं गुरु जी से, पहले तो मेरी विश लिस्ट होती थी, मेरे को ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, बहुत बड़ी 10 12 15 आइटम की थी। पर देखते देखते वो सब आइटम्स गुरु जी ने जो भी मेरी एक्सपेक्टेशन थी उससे डबल ट्रिपल 4 टाइम्स, बहुत मतलब कि जो मेरी विश लिस्ट थी मैं उसमें तो उन्होंने काफी कुछ कर दिया। तो मैं आज की तारीख में आप फिर क्या लिस्ट है विश लिस्ट, तो मैंने कहा वो पूरी विश लिस्ट खत्म हो गई है, बस एक विश लिस्ट अब एक आइटम ही है उसमें। वो आइटम है कि गुरुजी आप सब जगह कहते हो ब्लेसिंग्स ऑलवेज, बस मेरे को वो ब्लेसिंग्स ऑलवेज वाली इच्छा है कि वो मेरे को चाहिए, वो मेरी विश लिस्ट है, ब्लेसिंग्स ऑलवेज। और गुरुजी वो ही सबको देते थे, पर लोग उसका मतलब ही नहीं समझ पाए कि भाई वो मांगो। अगर हम ब्लेसिंग्स उनसे मांग लें तो हमें और सब चीजों की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि और सब चीजें ऑटोमेटिकली वो फुलफिल हो जाएंगी। क्योंकि अगर आपने तो सब उन सबसे भी बड़ी चीज मांग ली, और वो कह रहे हैं मैं कह रहा हूं ब्लेसिंग्स ऑलवेज, पर आप उसका मीनिंग ही नहीं समझ रहे, आप उस पर फोकस ही नहीं कर रहे हो। आप कह रहे हो मेरे को ए दे दो, मेरी बीमारी ठीक कर दो, मेरे को प्रमोशन कर दो, मेरे को एक्स कर दो, मेरे को वाई कर दो, ये सब मेटीरियलिस्टिक छोटी मोटी चीजों में कर रहे हो। अगर आप मेरे से ब्लेसिंग्स ऑलवेज मांगोगे तो ये सब चीजें तो ऑटोमेटिकली टेकन केयर है। तो आज की तारीख में मैं गुरु जी से जब कहता हूं और मैं मांगता हूं, तो मैं कहता हूं गुरु जी मेरे को ब्लेसिंग्स ऑलवेज वाला जो आपने कहा है मेरे को वो चाहिए, वो मेरे को दीजिए, वो मेरी इच्छा है। विद दिस मैं संगत जी आज्ञा चाहूंगा आज के ये सेवा सत्संग शेयर करने का। थैंक यू गुरु जी वंस अगेन। Thank you, Guruji, for allowing me to do the seva or sharing my satsang today. Jai Guruji, Shukrana Guruji.